नमस्कार, मैं वंदना पुनः आपका स्वागत करती हूँ। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में मैं जो चैप्टर 1 पढ़ा रही थी उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग शिक्षा के सार्वभौमिकरण बिंदु पर चर्चा करेंगे। शिक्षा का सार्वभौमिकरण अगर सार्वभौमिकरण के और भी हम पर्यायवाची देखें तो यहाँ पर सार्वजनिकरण करना शिक्षा का या शिक्षा का लोकव्यापीकरण करना, ये सब या ग्लोबलाइजेशन जिसे इंग्लिश में कह दें, तो ये क्या है, ये सब एक ही शब्द हैं। तो आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा कि शिक्षा के सार्वजनिकरण से क्या समझा जाए या शिक्षा के लोकव्यापीकरण से क्या समझा जाए या शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या समझा जाए। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ जान लेते हैं। इसमें शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना जो है वो शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। हमारे संविधान में जो धारा 45 थी वो इसी संकल्प को लेकर थी कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सके, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे लिए गए थे और जो है प्राथमिक स्तर जो है वो एक निश्चित स्तर उन्होंने बना रखा था। लेकिन 10 वर्ष के अंदर हम इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाए, क्योंकि जो है प्राथमिक शिक्षा में कुछ जो समस्याएं थी वो आई थी। अब ये समस्याएं कौन कौन सी थी उसको जान लीजिए। जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में समस्याएं आई उनमें पहली थी सुविधाओं की सार्वभौमिकता का अभाव। शिक्षा में सुविधाओं की सार्वभौमिकता का अभाव था क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों की दूरी जो थी वो 1 किलोमीटर से अधिक की थी और फिर वहाँ पैदल छोटे छोटे बच्चों का जाना जो है बहुत मुश्किल था। तो इस कारण भी हम 10 वर्ष के अंदर इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए थे कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक जो हैं वो शिक्षा प्राथमिक स्तर की प्राप्त कर सकें। दूसरा था नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव, कि इनरोल्ड ही नहीं होते थे स्टूडेंट्स की। इस समस्या के अंतर्गत बहुत से बालक और जो बालिकाएं थीं जिनका विद्यालय में जो प्रवेश था वो 6 वर्ष की अवस्था में होता था, और लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता था कि ये बालक और बालिकाएं 6 वर्ष में तो आते ही नहीं थे, बल्कि वो 10 और 11 वर्ष के हो जाते थे और वो कक्षा 1 में प्रवेश लेते थे। तो इसके लिए भी जो है सार्वभौमिकता का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तीसरा था कि शिक्षा को बीच में छोड़ने की समस्या, जिसे हम लोग अपव्यय की समस्या भी कहते हैं, कि इसमें क्या था कि बालक जो है विद्यालय में आकर कुछ समय के पश्चात जो था वो किसी भी कारण से अपने व्यक्तिगत कारणों से विद्यालय को छोड़ देता था। अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही वो विद्यालय जाना बंद कर देता था, जिसे हम शिक्षा में अपव्यय कहते हैं। तो बच्चों का इस तरीके से विद्यालय से हटना क्या था कि वो अपव्यय को बढ़ावा दे रहा था। चौथा जो और एक मुश्किल पॉइंट था कि शिक्षा में अवरोधन की समस्या का होना, या इसे कहें कि प्राथमिक शिक्षा को निर्धारित न्यूनतम समय से अधिक समय में पूरा करना, जिसे अवरोधन कहते हैं। यानी बच्चे का बार बार फेल होना। कक्षा 1 को 1 वर्ष में की अवधि निर्धारित है कि 1 वर्ष के अंदर वो कक्षा 1 पास करे, लेकिन वो 1 वर्ष के बजाय वो उससे अधिक समय का जो समय बिताता था छात्र। तो इससे भी क्या था, शिक्षा का सार्वभौमिकरण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। अब हम प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालते हैं। शिक्षा के सार्वजनिकरण
या सार्वभौमिकरण के अर्थ को जानने के बाद हमें इसके अर्थ को, इसकी आवश्यकता और महत्व को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो सार्वजनिकरण की या सार्वभौमिकरण की प्रगति और उससे जो संबंधित उपलब्धियां थीं, उनकी आवश्यकता और उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर ही जो है उसका आकलन किया जा सकता है। तो शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता और महत्व को हम लोग निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला है साक्षरता प्रसार के लिए। शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के कारण जो था वो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को साक्षर कर लेगा तथा उसकी साक्षरता की उपलब्धि से उसका परिवार, समाज तथा राष्ट्र लाभान्वित होगा, क्योंकि वो अपने परिवार और समाज के प्राणों को साक्षर बनाने का प्रयास कर सकता है। इसलिए भी शिक्षा का जो है सार्वभौमिकरण अवश्य ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि साक्षरता का प्रसार हो सके। दूसरा है दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। साक्षर व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए क्या होगा? आत्मनिर्भर बन जाएगा। अपने घर का हिसाब किताब, खरीद फरोख्त करने और समाचार पत्रों से देश विदेश के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा है। इसलिए भी शिक्षा का सार्वजनिकरण करना आवश्यक है। अगला है स्वशिक्षा के लिए। अंशकालिक शिक्षा, पत्राचार द्वारा शिक्षा या स्वयं पीढ़ी पढ़ो जो योजनाओं से व्यक्ति अपने व्यवसाय के साथ साथ अपनी अभिवृत्ति, कौशल और आकांक्षाओं का विकास कर सकता है और अपना अध्ययन भी व्यवसाय के साथ बनाए रख सकता है। यदि स्व शिक्षा के लिए भी हम देखें तो वो अपना काम भी कर लेगा और पढ़ाई भी कर लेगा। अगला है व्यक्ति के विकास के लिए, यानी व्यक्तित्व विकास हेतु भी एक निश्चित आयु और अवधि तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। मनुष्य को समाज की धारा में शिक्षा की अनिवार्यता ही जोड़ सकती है। समाज की धारा में अगर किसी व्यक्ति को जुड़ना है तो हमें शिक्षित होना पड़ेगा, तभी हमारी जो पर्सनैलिटी है वो लोगों को प्रभावित कर सकेगी। अगला है जनतंत्र को सफल बनाने के लिए। जनतंत्र की सफलता के लिए भी सार्वभौमिकरण जो है प्राथमिक शिक्षा का महत्व है। किसी भी प्रजातांत्रिक देश के विकास के लिए शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार होना आवश्यक है, क्योंकि जनता के सहयोग से जनतंत्र का जो है आर्थिक विकास के लिए शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार आवश्यक है। शिक्षा अनिवार्य रूप से देश के प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होनी चाहिए, तभी जनतंत्र सफल होगा। अगला है राजनैतिक जागरूकता के लिए। सार्वभौमिक शिक्षा का इसलिए भी महत्व है कि नागरिकों में कर्तव्य और अधिकारों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जागृत हो। निरक्षर व्यक्ति चालाक और स्वार्थी राजनीतिज्ञों के चक्कर में जो अपने वोट का प्रयोग जो है उचित प्रकार नहीं कर पाते। अगला है सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की भावना में सहायक। वर्तमान में क्या है, अधिकांश व्यक्ति निरक्षरता के कारण सामाजिक भेदभाव के फलस्वरूप विकास के अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। वे निरक्षरता के कारण अपना समुचित विकास भी नहीं कर पाते। इसका कारण स्पष्ट है कि शिक्षा के सार्वभौमिक प्रसार का पर्याप्त न होना, सभी लोगों तक नहीं पहुंचना, और प्रतिभाशाली होते हुए भी वे व्यक्ति क्या होते हैं, साक्षर नहीं है, इसलिए राष्ट्र और समाज की उचित सेवा नहीं कर पाते। अगला सांप्रदायिकता के विनाश के लिए। सांप्रदायिकता एक ऐसा अभिशाप है जो सामाजिक जीवन में वैयक्तिकता की भावना का विष खोल देता है। इसलिए राष्ट्रीय जीवन में सांप्रदायिकता के विष को समाप्त करने के लिए भी
सार्वभौमिक शिक्षा का प्रसार करना अत्यंत आवश्यक है। तो आप सब समझ गए होंगे कि शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण करना व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी के लिए बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। तभी राष्ट्र समान उन्नति कर सकता है। यानी किसी भी राष्ट्र की उन्नति का जो आधार है वो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।